एकेडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उर्दू का विकास। ठीक है, इसमें दो चीज़ों को हमें एक साथ देखना है कि उर्दू का विकास कैसे हुआ, एक भाषा के रूप में, एक लैंग्वेज के रूप में कैसे उर्दू जो है आपकी एक जन भाषा के रूप में प्रचलित हुई, और इस उर्दू के विकास में आपके मिर्ज़ा गालिब का क्या योगदान है। ठीक है, चूँकि मिर्ज़ा गालिब से आप सभी लोग परिचित होंगे, बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे मिर्ज़ा गालिब से, उनके नाम से परिचित होंगे। ठीक है, और मिर्ज़ा गालिब ने किस तरह जो है उर्दू को एक जन भाषा का रूप दिया, हमें उनके योगदान को भी इसमें देखना है। ये आप बखूबी जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने ही अपने गज़ल, अपने शेर व शायरी के माध्यम से हर वर्ग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको, सबके होठों पर या सबको कहीं न कहीं उर्दू को बुदबुदाने का एक अवसर दिया, यानी एक बोलने का अवसर दिया है। तो उर्दू की जो प्रसिद्धि है या उर्दू को जो आम जनता में एक प्रचलन में लाने का योगदान है, वो कहीं न कहीं मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस वजह से मिर्ज़ा गालिब आपके साहित्य में आज भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं उर्दू भाषा को लेकर। ठीक है, तो ख़ास तौर से जो युवा पीढ़ी रही है वह भी मिर्ज़ा गालिब को बेहद पसंद करती है। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने अपने दीवान के माध्यम से, अपनी गज़लों के माध्यम से, अपने शेर के माध्यम से इश्क की जो फरमाइश है, इश्क को फरमाने का जो तरीका है, उसको बखूबी बयां किया है। ठीक है, कहते हैं कि इश्क की शुरुआत ही मिर्ज़ा गालिब के गज़लों से ही होती है। आज भी बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए इनकी गज़लों को अपना आधार बनाते हैं, तो उनकी रूह में भी मिर्ज़ा गालिब बसते हैं। और आज भी मिर्ज़ा गालिब आपके लिए बेहद उपयोगी है। ठीक है, तो सारी चर्चा हमारी मिर्ज़ा गालिब पे ही होगी, और उनके द्वारा जो उर्दू का विकास हुआ है, उर्दू का जो डेवलपमेंट हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सारी शायरियाँ आप मिर्ज़ा गालिब की जानते होंगे, बहुत सारे अच्छे शायरियाँ लोगों ने अपने किसी मकसद की वजह से भी नोट करके रखा होगा। ठीक है, तो उसकी चर्चा भी बीच बीच में होगी। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप उर्दू के विकास को देखिएगा, फिर उसके बाद हम मिर्ज़ा गालिब पे आएंगे। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब पे उसके बाद आते हैं, और मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू को कैसे विकसित किया, क्या योगदान दिया, किस तरह से फारसी, अरबी और हिंदी को मिश्रित किया गया, उसको भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग लाइव हो जाइए। वेरी गुड, चलिए। तो आज कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। मिर्ज़ा गालिब एक बहुत ही रोमांटिक पर्सनालिटी है, माने कहने का मतलब है कि उनके द्वारा जो भी चीज़ें आपके लिए दी गई हैं वो आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। तो कम से कम मिर्ज़ा गालिब से मुलाकात करने के लिए तो बाकी लोगों को जोड़िए, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल में हैं उन सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब ने एक गज़ल लिखा था उन्होंने कि हुई हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है। एक लाइन थी, हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूँ होता तो क्या होता, वो हर एक बात पर कहना कि यूँ होता तो क्या होता। तो कम से कम मिर्ज़ा गालिब को जानने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और आज हम आपको उर्दू के विकास के विषय में चलिए। चलिए, सबसे पहले हम उर्दू का विकास देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं उर्दू जो है ये भारोपी भाषा का, ये भारोपीय भाषा पर
डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी लाइट की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से क्लास रुक गई थी। अभी हम फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, उर्दू के डेवलपमेंट को हम स्टार्ट कर रहे थे, उर्दू का विकास हुआ कैसे, ठीक है, उस पर चर्चा हो रही थी। तो आपका जो टॉपिक है उर्दू का विकास, उर्दू का विकास, सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से जो है। हाँ, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको जो है लिंक शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चलिए देखिए, कहते हैं उर्दू का विकास आज के टॉपिक है। अब हम देखिए, ध्यान से समझिएगा। उर्दू जो है ये हिंद यूरोपी भाषा परिवार में आता है, हिंद भारूपीय भाषा परिवार। हिंद भारूपीय भाषा परिवार। उर्दू को हम हिंद भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत रखते हैं। कहा जाता है कि उर्दू का जो शाब्दिक अर्थ है, उर्दू का शाब्दिक अर्थ, वैसे उर्दू कैसा शब्द है? ये तुर्की शब्द है मित्रों। उर्दू कैसा शब्द है? ये तुर्की शब्द है, ठीक। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है उर्दू का, इसका शाब्दिक अर्थ है सेना, छावनी, शिविर। उर्दू का अगर शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो उर्दू का यह एक तुर्की शब्द है। उर्दू कैसा शब्द है? तुर्की शब्द है, ठीक। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सेना, छावनी या शिविर। यानी कहने का मतलब है कि उर्दू का जो प्रारंभिक अर्थ था, मीनिंग था, एज अ वर्ड, एज अ शब्द जो है वो सेना, छावनी, शिविर, या इसको झुंड कह सकते हैं। झुंड यानी समूह। इसीलिए आप देखेंगे, कहते हैं कि उर्दू का जो शाब्दिक अर्थ वो सेना, छावनी, शिविर, झुंड था। इसीलिए जो गोरी की सेना थी उसे उर्दू ए मुआइना कहा गया है। इसी कारण जो है गोरी की सेना को, गोरी जो मोहम्मद गोरी की सेना थी, गोरी की सेना को उर्दू ए मुआइना, उर्दू ए मुआइना, उर्दू ए मुआइना कहा गया है। इसका मतलब होता है शक्तिशाली सेना, शक्तिशाली सेना। देखिए, कहते हैं अभी हम उर्दू की केवल व्याख्या कर रहे हैं आपको। हमने बताया कि उर्दू कैसा शब्द है? तुर्की शब्द है, ठीक है। उर्दू तुर्की शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सेना, छावनी, शिविर, झुंड, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं न कहीं किससे जुड़ी हैं? सेना से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसीलिए गोरी की सेना को उर्दू ए मुआइना यानी शक्तिशाली सेना कहा गया है, ठीक। क्योंकि उर्दू का जो पहला अर्थ था, ठीक, वह क्या था? झुंड, सेना या शिविर। लेकिन कहा जाता है कि उर्दू का विकास कैसे हुआ। अब बात करते हैं उर्दू का विकास। अगर हम उर्दू के विकास की बात करें तो इसको ध्यान से समझिएगा। कहा जाता है कि हिंदुस्तान पे जब आक्रमण हुआ तुर्कों का, तो तुर्कों ने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, भाई तुर्कों ने हिंदुस्तान पर जब आक्रमण किया तो तुर्कों ने हिंदुस्तान के किस भूभाग पर अपना अधिकार किया? दिल्ली एवं आगरा।
दिल्ली एवं आगरा, दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार किया। और तुर्कों की जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी। तुर्कों की जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी। फारसी वैसे मूल रूप से ईरान की भाषा मानी जाती है। फारसी मूलतः कहाँ की भाषा है? ईरान का। जबकि तुर्कों का ईरान से कोई संबंध नहीं था, न ही बाबर का कोई संबंध था, न ही गजनवी या गोरी का कोई संबंध था। फिर भी फारसी जो है मुगलों की और सल्तनत काल दोनों में आपको राजकीय भाषा के रूप में दिखाई देगी। तो इससे यह पता चलता है कि कहीं न कहीं मध्य एशिया में ईरान की इस फारसी भाषा का ही प्रभुत्व था और सभी लोगों ने फारसी को कहीं न कहीं वहां पे क्या किया? अपनाया। और उसी के माध्यम से फारसी हिंदुस्तान में भी आई। तो दिल्ली में और आगरा में प्रारंभिक चरण में जब तुर्कों ने भारत पर अधिकार किया तो सामान्यतः इन्होंने नगरों और राजवंशों को जीता था, ग्रामीण क्षेत्रों पर विजय तो इन्होंने अर्जित किया नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि फारसी भाषा जो थी वो प्रारंभिक चरण में दिल्ली और आगरा जैसे नगरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा बोली जाती थी। और कहा जाता है कि फारसी जो है मित्रों वह उसी तरह एक कठिन भाषा के रूप में समझी जाती थी जैसे संस्कृत। जैसे हिंदुस्तान में संस्कृत कुलीनों की भाषा थी, ये कालिदास बताता है, उसी तरह फारसी भी मुसलमानों की भाषा थी। ठीक, यह एक आम जनभाषा नहीं थी, यह एक आम जनभाषा नहीं थी। अब देखिए दिल्ली और आगरा में यहां मुसलमानों का कब्जा है जो किस भाषा का उपयोग कर रहा है? फारसी भाषा का। लेकिन इस दिल्ली आगरा के बगल का जो क्षेत्र है, चाहे आप जो भी क्षेत्र है, मेरठ, एटा, जो भी है, जो आपका क्षेत्रीय एरिया है, वहां पर किस भाषा का प्रचलन है? खड़ी बोली का। वहां पर खड़ी बोली का प्रचलन था। वहां पर किस भाषा का प्रचलन है? खड़ी बोली, जो एक क्षेत्रीय भाषा थी, जो एक क्या है? क्षेत्रीय भाषा है। कहा जाता है कि अब देखिए वहां की आम जनता खड़ी बोली, ब्रज, अवधी इन भाषाओं का उपयोग करती है। जो वहां की आम जनता है वो खड़ी बोली, ब्रज, अवधी इन भाषाओं का उपयोग करता है। तो प्रश्न ये है कि सत्ता का संचालन किसके द्वारा हो रहा है? तुर्कों के द्वारा। यानी ये जो आम जनता है इनको भी गवर्न होना है किसके द्वारा? तुर्कों के द्वारा। अब तुर्कों की भाषा क्या है? फारसी। ठीक, और जब तक ये भाषा इन तुर्कों के समझ में नहीं आएगी या इनको ये फारसी समझ में नहीं आएगी तब तक जो इंटरेक्शन है वो संभव नहीं है। ठीक है, और माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि उर्दू का जो विकास है वो इस फारसी और इस हिंदी भाषा, जो हिंदी भारोपी भाषा का अंग है, इसी के मिलने के उपरांत हुआ। यानी उर्दू का जो विकास है वो कहीं न कहीं फारसी और खड़ी बोली के सम्मिलन का, यानी इनके मिलने का क्या है? परिणाम है। इन दोनों भाषाओं का मिला जुला रूप ही क्या है? उर्दू है। और माना जाता है कि उर्दू का विकास कहाँ हुआ? दिल्ली में, क्योंकि उस समय की आवश्यकता कहां पर उपस्थित थी? दिल्ली या आगरा में। इसलिए माना जाता है कि सबसे पहले उर्दू का विकास कहां पर हुआ? दिल्ली क्षेत्र में हुआ। और उसका एक परिणाम जो है ये जेन्युइन परिणाम था, जेन्युइन था कि यहाँ के लोगों का, जो क्षेत्रीय लोग थे, उन्होंने इनकी कुछ भाषाओं को और फारसी के लोगों ने इनकी कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को, यानी इन दोनों के मिले जुले रूप से जो एक नया विकास हुआ उसी को क्या कहा गया? उर्दू कहा गया। उसी को क्या कहा गया? उर्दू कहा गया। अब देखिए, तो इस आधार पर यह माना जाता है कि उर्दू का विकास जो है वो किस क्षेत्र में हुआ? दिल्ली में हुआ। इस आधार पर अगर हम देखें तो उर्दू का विकास आपको दिल्ली में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, लेकिन देखिए अगर हम इस आधार पर व्याख्या करें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि उर्दू का विकास कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। ठीक, लेकिन कहते हैं एक लेखक है जिसका नाम है टी.एच. ग्राहम बेली। टी.एच. ग्राहम बेली, जैसे अभी आपने एक थ्योरी देखा कि अभी आपने देखा कि भाई उर्दू का जो विकास है वो कहां हो रहा है? दिल्ली में। उर्दू का विकास कहां हुआ?
दिल्ली में। अभी भाषा के रूप में उर्दू का विकास है, इसे आप भाषा कहिए, इसे साहित्य मत कहिए। लिपि के रूप में उर्दू का विकास काफी बाद में होगा, 200 वर्षों बाद। पहले उर्दू का विकास भाषा के रूप में हुआ। उर्दू भाषा का विकास जो है ये माना गया कहां पर? दिल्ली में। और दिल्ली में जो विकास हुआ वह हमने आपको बताया कि वो फारसी और खड़ी बोली के क्या है, मिलने से हुआ। यानी फारसी और खड़ी बोली, इन दोनों के, फारसी और खड़ी बोली के सम्मिश्रण से जिस भाषा का विकास हुआ उसे क्या कहा गया? उर्दू कहा गया। ठीक, और यह उस समय का तकाजा भी था, जरूरत भी थी। ठीक, तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो आवश्यकता के परिणाम स्वरूप ही उर्दू का विकास हुआ। लेकिन कहते हैं कि टी ग्राहम बेली, एक नए इतिहासकार हैं जिनका नाम है टी ग्राहम बेली। टी ग्राहम बेली ने जो सिद्धांत दिया है, इनका मानना है कि उर्दू का विकास, सबसे पहले पंजाब क्षेत्र में हुआ। इनका मानना है कि उर्दू का विकास सबसे पहले कहां हुआ? पंजाब क्षेत्र में। अब देखिए, इन्होंने जो थ्योरी दिया, जो सिद्धांत दिया है, उसके पीछे आधार ये है मित्रों कि इनका कहना है कि भाई भारत में तुर्कों ने सबसे पहले उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीता। सबसे पहले तुर्कों ने किस क्षेत्र को जीता? उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीता। इसलिए जो उर्दू का डेवलपमेंट है वह सबसे पहले किस भूभाग में हुआ? पंजाब के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, लेकिन अन्य इतिहासकारों ने इनके इस थ्योरी का समर्थन नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि किसी भाषा का जो विकास है वो एक लंबे कार्यकाल में होता है, वो एक त्वरित परिणाम नहीं होता। किसी भी भूभाग को जीतना ये एक त्वरित कार्य है, यानी आप आए 1-2 दिन में जीते और वापस चले गए। इससे वहां की भाषा संस्कृति पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन अगर आप उस भूभाग को अपने अधीन कर लेते हो, वहां पर अपनी सत्ता का संचालन शुरू करते हो, अस्थायी निवासी आप वहां के हो जाते हो, तब वहां की भाषा, सभ्यता और संस्कृति पर आपका प्रभाव होता है। तो इस आधार पर पंजाब क्षेत्र में जो डेवलपमेंट, माने ग्राहम बेली की जो थ्योरी है कि पंजाब में सबसे पहले उर्दू का विकास हुआ, इस थ्योरी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, लेकिन अंततः यही माना गया कि दिल्ली से ही उर्दू का विकास हुआ। और उसका कारण यह था क्योंकि दिल्ली पर तुर्कों का क्या हुआ? स्थापत्य हो गया। और तुर्कों की जो भाषा थी वो क्या थी? वो भाषा है आपकी फारसी। और फारसी और क्षेत्रीय भाषा यानी खड़ी बोली हिंदी जिसे आप कहते हैं, उसके मिलने से उर्दू जैसी भाषा का क्या हुआ? विकास हुआ। अभी से लिपि का रूप नहीं दिया गया, साहित्य ने अभी ये भाषा के रूप में है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि दक्षिण भारत की उर्दू और उत्तर भारत की उर्दू क्या दोनों एक है? क्या दोनों का विकास एक समान है? ठीक है, इस चीज को आप देखने की कोशिश करिए। क्या दक्षिण में उर्दू का जो डेवलपमेंट हुआ वह उर्दू और उत्तर भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ, क्या दोनों एक समान है? देखिए, कहते हैं कि दक्षिण भारत में उर्दू का विकास दक्षिण भारत में उर्दू का विकास दक्षिण भारत में उर्दू का विकास दो आधारों पर माना जाता है। देखिए, इसकी दो थ्योरी है। पहली थ्योरी यह है कि उत्तर भारत के शासकों की साम्राज्यवादी नीति के माध्यम से दक्षिण में उर्दू का प्रसार हुआ। ठीक, यानी साम्राज्यवादी नीति के द्वारा उर्दू दक्षिण भारत में विकसित हुई। अब साम्राज्यवादी नीति का मतलब क्या है? यानी वो शासक दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने अपने कार्यकाल में दक्षिण भारत की विजय किया।
ठीक, यानी दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। तो इसमें सबसे पहला शासक जो आता है वो है अलाउद्दीन खिलजी, वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर ने दक्षिण के 4 राज्यों को जीता था। ठीक, आपको याद होगा देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड्य राज्यों की विजय मलिक काफूर के द्वारा की गई थी। इसके बाद आप देखेंगे तो यम्बीटी माने मोहम्मद बिन तुगलक, यम्बीटी ने भी दक्षिण विजय किया। ठीक, इसके साथ साथ कहा जाता है कि यम्बीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक यम्बीटी द्वारा राजधानी परिवर्तन जो किया गया था उससे भी उर्दू उत्तर से दक्षिण गई। यम्बीटी के द्वारा राजधानी परिवर्तन जो हुआ उसके माध्यम से भी उर्दू जो है उत्तर से दक्षिण भारत में गई। ठीक है, और इस तरह यह दिखाने का प्रयास किया गया कि जो उत्तर के सुल्तानों ने दक्षिण भारत को जीतने का जब प्रयास किया तो यहाँ के लोगों द्वारा ही उर्दू का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ। एक थ्योरी ये है कि इन शासकों के द्वारा जो दक्षिण में प्रसार किया गया उर्दू का, यानी उत्तर भारत की उर्दू जाकर ही दक्षिण भारत में उर्दू भाषा के रूप में क्या हुई, विकसित हुई। एक वर्ग आपका ये मानता है, लेकिन कहते हैं दूसरा सिद्धांत ये है कि दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी स्वयं की संस्कृति को विकसित करना चाहता था। यह अपनी स्वयं की संस्कृति को विकसित करना चाहता था। इसने स्वयं की संस्कृति का विकास किया और माना जाता है कि दक्षिण भारत में जो उर्दू का विकास हुआ, इसके द्वारा जो उर्दू भाषा का विकास दक्षिण भारत में किया गया, यह उर्दू वहाँ के मराठी एवं गुजराती भाषा, यानी जो वहाँ की मराठी एवं गुजराती भाषा थी, जो क्षेत्रीय भाषा थी, उससे विकसित हुआ था। ठीक है, और इसीलिए दक्षिण भारत में उर्दू को दक्कनी भाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? दक्कनी भाषा। इसीलिए दक्षिण भारत में उर्दू को क्या कहा गया है? दक्कनी भाषा कहा गया है, क्योंकि दक्षिण भारत में उर्दू का विकास बहमनी साम्राज्य के दौरान वहाँ की क्षेत्रीय गुजराती एवं मराठी भाषा के द्वारा किया गया। यहाँ की गुजराती और मराठी भाषा में जब फारसी भाषा का सम्मिश्रण हुआ तो इस फारसी भाषा के मिलने से दक्षिण भारत में उर्दू का विकास हुआ। देखिए, दो थ्योरी बात हो रही। उत्तर भारत में फारसी और खड़ी बोली के मिलने से उर्दू का डेवलपमेंट हुआ। दक्षिण में वहाँ की गुजराती और मराठी भाषा में फारसी के मिश्रण से उर्दू का विकास हुआ। लेकिन दक्षिण में उर्दू भाषा को दक्कनी भाषा कहा गया और यह विकास किस राज्य में हुआ? बहमनी राज्य में हुआ। क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि बहमनी स्वयं अपनी संस्कृति को जन्म देना चाहता था। वह अपनी खुद की एक संस्कृति को विकसित करना चाहता था। वह उत्तर भारत की संस्कृति की नकल नहीं करना चाहता था। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिण में उसने एक नई भाषा को क्या किया? जन्म दिया। ठीक, अब देखिए, कहते हैं कि ये तो हुई भाषा का विकास। कहते हैं इसी दक्कनी भाषा यानी उर्दू भाषा के द्वारा, ठीक, इसी उर्दू भाषा के द्वारा उर्दू साहित्य का विकास सबसे पहले वली दक्कनी के द्वारा किया गया। वली दक्कनी के द्वारा
किया गया। अब आप देखिए यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और यह प्रश्न आईएएस में आया हुआ है। वहां प्रश्न यह था आईएएस में कि उर्दू भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया। अब देखिए यहां भाषा को इसने साहित्य में कन्वर्ट किया, तो साहित्य में जब भाषा को कन्वर्ट करेगा तो कहीं न कहीं उर्दू भाषा ही तो इस साहित्य में जा रही है लिपि के माध्यम से। तो अगर इस साहित्य का सृजन होना शुरू हुआ तो अंततः विकास किसका हो रहा है, उर्दू का ही तो हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि उर्दू भाषा एवं साहित्य का विकास एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में वली दकनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वली दकनी के द्वारा। इन्हीं को शमसुद्दीन वली उल्लाह भी कहा जाता है। वली दकनी को ही हम क्या कहते हैं? शमसुद्दीन वली उल्लाह, शमसुद्दीन वली उल्लाह। अब देखिए वली दकनी को ही शमसुद्दीन वली उल्लाह भी कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू साहित्य का विकास सबसे पहले कहां हुआ, तो आप कहेंगे उर्दू साहित्य का विकास सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। उर्दू साहित्य का विकास सबसे पहले कहां हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए, देखिए गौर करिएगा, कहते हैं उर्दू भाषा का जो विकास है वो फारसी, गुजराती और फारसी के साथ साथ गुजराती भाषा और मराठी भाषा के मिलने से हुआ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि उर्दू लिपि का विकास, देखिए उर्दू लिपि का विकास, उर्दू लिपि के विकास में, उर्दू लिपि के विकास में फारसी के साथ साथ फारसी प्लस अरबी प्लस आपके हिंदी के भी कुछ तत्व इसमें दिखाई देते हैं। क्योंकि हिंदी से ही खड़ी बोली, गुजराती, मराठी ये सब जुड़ी हुई है, ठीक। तो इन तीनों के मिलने से ही आपके उर्दू लिपि का क्या हुआ? विकास हुआ। और उर्दू लिपि के डेवलपमेंट के बाद जब उर्दू लिपि का विकास हो गया तब उर्दू साहित्य का निर्माण होना शुरू हुआ, ठीक। बहुत ध्यान समझिएगा इन सब चीज। उर्दू साहित्य का जो विकास है वह एक दूसरी चीज है और उर्दू भाषा का जो विकास है वो दूसरी चीज है। तो सामान्य रूप से यह माना जाता है कि दक्षिण भारत का जो उर्दू है, दक्षिण भारत का जो उर्दू है वही जो है, दक्षिण भारत का जो उर्दू है वो कहीं न कहीं उत्तर से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन कब जुड़ा? जुड़ने से किस भाषा का विकास हुआ? तो देखिए अभी तक हमने आपको बताया कि उर्दू भाषा को, जो उत्तर की उर्दू थी, जो उत्तर भारत में उर्दू विकसित हुई दिल्ली क्षेत्र में, उसको एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक या अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो साम्राज्यवादी विस्तार का प्रयास किया गया, चाहे उसमें गयासुद्दीन तुगलक को भी आप जोड़ सकते हैं, इन लोगों ने कहीं न कहीं जो दिल्ली में विकसित उर्दू थी उसको दक्षिण भारत ले जाने का काम किया, ठीक। लेकिन अभी उत्तर भारत की उर्दू का प्रभाव दक्षिण भारत पर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इन उत्तर भारत के साम्राज्यवादी शासकों का अस्थायी राजनीतिक प्रभाव दक्षिण भारत में दिखाई नहीं दिया। लेकिन कहा जाता है कि जब अस्थायी प्रभाव दिखा, जैसे आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की विजय जब करता है तो वह दक्षिण भारत को अधिग्रहित नहीं किया था, वह समुद्रगुप्त की नीतियों का अनुपालन करता है और अपने इतिहास से सीखते हुए दक्षिण भारत को जीत कर आर्थिक लाभ लेकर मुक्त कर देता है। लेकिन तो इससे क्या हुआ कि भाई इनके सैनिक, इनका कुनबा युद्ध में गया तो दिल्ली की उर्दू भाषा को लेकर, लेकिन ये पुनः युद्ध के बाद वापस आ गया, तो इसलिए इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो दक्षिण भारत में दिखाई नहीं देता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो था यह अपने दक्षिण में साम्राज्यवादी नीति को अस्थायित्व देना चाहता था। इसने दक्षिण में जीते गए क्षेत्रों को अधिग्रहित करने के लिए ही राजधानी का परिवर्तन किया था दिल्ली से दौलताबाद, ठीक। हालांकि वो असफल रही, लेकिन कहा जाता है कि दक्षिण को अधिग्रहित किया, अस्थायी रूप से अधिग्रहित किया, लेकिन दुष्परिणाम यह हुआ कि जिस क्षेत्र को इसने अधिग्रहित किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसी क्षेत्र में इनके लोगों द्वारा ही, हसन गंगू जैसे लोगों के द्वारा ही एक नए राजवंश का उदय हो गया जिसे आप बहमनी कहते हो, ठीक। और बहमनी इनसे अपना अलगाव कर लेता है पूरी तरह और नई अपनी संस्कृति को जन्म देता है।
तो इस तरह अभी तक जो उत्तर भारत यानी दिल्ली की जो उर्दू दक्षिण में गई थी उसका कोई अस्थायी प्रभाव नहीं हुआ था। प्रश्न ये उठता है, तब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर उत्तर भारत में जो उर्दू विकसित हुई और दक्षिण भारत में जो उर्दू विकसित हुई, उन दोनों का मिलाप कैसे हुआ, उन दोनों का किस तरह से मिश्रण हुआ और उसके मिश्रण से किस भाषा का विकास होता है, यानी दक्षिण की दक्कनी उर्दू और उत्तर की जो उर्दू है दिल्ली की, उसके मिलने से किस एक नई भाषा का जन्म हुआ, उसको देखिए। ठीक, अब देखिए, पानी देना। कहते मुगल काल में औरंगजेब के समय मुगल काल में औरंगजेब के समय आप जानते हैं इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। और इसका यह परिणाम हुआ कि औरंगजेब के राजदरबार से जो लेखक थे, चूंकि उस समय दरबारी लेखन की परंपरा थी, राजाश्रय प्राप्त होता था दरबारियों को, लेकिन जब इसने प्रतिबंध लगा दिया तो इनके राजदरबार से या उत्तर भारत के जो लेखक थे वो धीरे धीरे कहाँ विस्थापित होने लगे, दक्षिण भारत भी चले गए, कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रीय राज्यों में चले गए। ठीक है, कहते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जब औरंगजेब के समय दक्षिण में उत्तर भारत के लेखक आए तो कहते हैं इसी समय उत्तर भारत के उर्दू यानी दिल्ली की उर्दू, दिल्ली की उर्दू एवं दक्कनी उर्दू, इन दोनों के विकास से, इन दोनों के मिलने से रेखता भाषा का क्या हुआ, विकास हुआ। किस भाषा का विकास हुआ? रेखता भाषा का विकास हुआ। एक तरफ देखिए, कहते हैं कि एक तरफ औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के कार्यकाल में दिल्ली की उर्दू उनके लोगों द्वारा दक्षिण आई, कारण यह था क्योंकि इन्होंने लेखन कला पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, वही दूसरा देखिए, कहते हैं दोनों के मिलने से रेखता भाषा का विकास हुआ, लेकिन वही जो दक्षिण भारत की दक्कनी उर्दू है, इस दक्कनी उर्दू को उत्तर भारत में, इस दक्कनी उर्दू को उत्तर भारत में कहा जाता है कि कौन ले गया, तो उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय वली दक्कनी को दिया जाता है। कहा जाता है कि 1700 ईस्वी में वली दक्कनी जो है दिल्ली में अपने कई साहित्य का क्या करता है, निर्माण करता है। दिल्ली में अपने कई साहित्यों का क्या करता है, निर्माण करता है। और इस तरह जो है, जो दक्षिण भारत की दक्कनी उर्दू थी और इनके यानी वली दक्कनी के प्रयास से इस तरह यह क्या हुई, उत्तर भारत में क्या हुई, प्रसारित हुई। ठीक है, तो वली दक्कनी को ही इसलिए कहा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि उर्दू भाषा के विकास में प्रारंभिक योगदान किसका रहा सबसे पहले, तो आप कहते हैं किसका, वली दक्कनी का। ठीक है, और वली दक्कनी के द्वारा ही दक्षिण भारत की उर्दू जो है आपके उत्तर भारत यानी दिल्ली में क्या हुई, पहुंची। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि भाई दक्षिण भारत में दक्कनी यानी उर्दू भाषा का विकास बहमनी के द्वारा हुआ, लेकिन उर्दू साहित्य का जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे बड़ा योगदान उस वहां के दक्षिण के राज्यों को माना जाता है। उसमें 3 आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कहते हैं बीजापुर, आपका अहमदनगर, और गोलकुंडा। यहां गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का शासन था, ये कुतुब शाही वंश के शासक थे। कुतुब शाही वंश। अहमदनगर में निजाम शाही, और बीजापुर में आदिल शाही। ठीक है,
देखिए कहते हैं उर्दू साहित्य का विकास, उर्दू भाषा का विकास तो सबसे अधिक बहमनी राज्य के द्वारा हुआ, लेकिन उर्दू साहित्य का विकास यानी इसको कहेंगे आप दक्कनी साहित्य। दक्कनी साहित्य, दक्कनी माने उर्दू, दक्कनी साहित्य का विकास, दक्कनी साहित्य का विकास सबसे अधिक जो है वह इन राज्यों के द्वारा होगा। उसका कारण है, कहा जाता है कि इन राजवंशों में कई ऐसे शासक थे जो स्वयं जो है उर्दू के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, जो स्वयं जो है उर्दू के बहुत अच्छे क्या थे, ज्ञाता थे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि शाह वलीउल्लाह जिनको वली दक्कनी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने उर्दू को यानी इस दक्कनी साहित्य को वली दक्कनी ही कहाँ ले आया, उत्तर भारत, यानी उत्तर भारत माने दिल्ली। दक्कनी साहित्य को उत्तर भारत में कौन लाया, वली दक्कनी, वली दक्कनी। ठीक, आपको याद होगा इसी वली दक्कनी का पुत्र था जिसका नाम था शाह रफीउद्दीन। देखिए कहते हैं वली दक्कनी के पुत्र थे, इनके पुत्र थे शाह रफीउद्दीन, शाह रफीउद्दीन। कहा जाता है ये शाह रफीउद्दीन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुरान का, कहा जाता है इन्होंने ही कुरान का प्रथम उर्दू अनुवाद किया था। इन्होंने ही कुरान का प्रथम उर्दू अनुवाद किया, उर्दू अनुवाद किया। किसने, शाह रफीउद्दीन ने। शाह रफीउद्दीन ने क्या किया, 1803 में किया था इन्होंने उर्दू का क्या किया, माने कुरान जो थी, कुरान का इन्होंने उर्दू में क्या किया, अनुवाद किया। और यह अनुवाद जो है इन्होंने कब किया था, 1803 में। ठीक है, 1803 में। तो इस तरह जो है उर्दू जो है वो कहाँ तक पहुँच गई, वो आपके उत्तर भारत में भी पहुँची। और दक्षिण भारत में हमने दो मुद्दों पर बात किया। देखिए हमने दो मुद्दों पर बात किया। एक, उत्तर भारत में उर्दू का विकास हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ। दक्षिण भारत में उर्दू कैसे विकसित हुई। फिर हमने बात किया कि दक्षिण भारत में उर्दू भाषा के रूप में कब विकसित हुई। ठीक, और उस भाषा में शाह वलीउल्लाह का क्या योगदान था। फिर हमने बात किया कि दक्षिण का उर्दू साहित्य जो है दक्षिण का उर्दू और उत्तर के उर्दू के मिलने से किसका विकास होता है, तो वहां बात आई किसकी, रेखता की। ठीक, इसके बाद फिर ये बात हुई कि भाई दक्षिण से उर्दू का विकास उत्तर कैसे हुआ, यानी उत्तर भारत में दक्षिण की जो उर्दू भाषा थी जिसका विकास उर्दू साहित्य में हुआ। ठीक, उर्दू भाषा कन्वर्ट हुई 200 वर्षों के बाद। भाषा का विकास उर्दू का 200 साल पहले हुआ था, लेकिन भाषा के बाद साहित्य के रूप में उर्दू का जो डेवलपमेंट है वो भी वली दक्कनी के द्वारा ही है, लेकिन वो 200 वर्षों के बाद हुआ। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि प्रश्न ये है कि वली दक्कनी जो है, अब आप कहेंगे कि भाई उर्दू जो थी वो 200 वर्ष पहले भाषा के रूप में आई, तो साहित्य के रूप में 200 बाद कैसे आई। भाषा के रूप में मूल रूप से उर्दू का विकास तो बहमनी के समय ही हो चुका था, बहमनी साम्राज्य के समय। लेकिन उस उर्दू भाषा को पूर्ण विकास देने में और उर्दू भाषा को साहित्य के रूप में कन्वर्ट करने में जो योगदान है वो किसका है, वली दक्कनी का है। और इन्होंने ही उर्दू, दक्षिण की उर्दू को या साहित्य के रूप में कहें या भाषा के रूप में उत्तर भारत में लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है, वली दक्कनी को दिया जाता है। कहा जाता है यह काम वली दक्कनी ने 1700 ईस्वी में किया, यानी 18वीं सदी के प्रारंभिक चरण में इन्होंने यह काम किया। लेकिन उस समय आपके उत्तर भारत में उस समय कहा जाता है कि 1400 ईस्वी में उत्तर भारत में जो है 14वीं सदी में उर्दू कव्वाल गायकों की भाषा बन चुकी थी, यानी धीरे धीरे उर्दू जो है वो क्षेत्रीय भाषा में कन्वर्ट हो रही थी। यहाँ जो कव्वाली गाई जाती थी वो उर्दू में ही गाई जाती थी। ठीक है, लेकिन मुगलों के समय
मुगलों के समय उर्दू यानी मुगलों के अंतिम चरण में जब मुगलों का पतन होने लगा, मुगलों का जब पतन होने लगा तब उर्दू का विकास बड़ी तेजी से हुआ। उसका कारण क्या था, या उससे पहले क्यों नहीं हुआ उर्दू भाषा का या उर्दू साहित्य का विकास, उसके पहले क्यों नहीं हुआ मुगल सल्तनत में? तो उसका एक मूल कारण था क्योंकि मुगल सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, और सामान्य रूप से जो लेखन परंपरा थी वो कहीं न कहीं दरबारी लेखन परंपरा थी। यानी लेखक अगर चाहे अबुल फजल को देखिए या बदायूनी को देखिए, ये राज दरबार में रहकर लेखन शैली को जन्म देते थे या लेखन शैली को पूरा करते थे। तो राज दरबार की जो भाषा होगी उसी में लेखन शैली किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जब तक मुगल सल्तनत मजबूत अवस्था में रही तब तक उर्दू को माने एक बहुमुखी विकास का अवसर नहीं मिला। ठीक, लेकिन जब मुगल सल्तनत का पतन हुआ तो मुगल सल्तनत के पतन के परिणाम स्वरूप कहते हैं कि अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पर अधिकार करना शुरू किया तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो राज्य दरबार होते थे या राजा होते थे उनको ही जीता। इसका परिणाम यह हुआ कि जो कवियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था वह राजकीय संरक्षण क्या हो गया, समाप्त हो गया। राजकीय संरक्षण जब समाप्त हुआ तो उसका एक परिणाम यह निकला कि उस राज दरबार में बैठने वाले जो मंत्री थे, जो मनसबदार थे, जो बड़े ओहदेदार थे, चाहे वो वजीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे खान हो, इन लोगों ने जब उस राज दरबार को छोड़ा तो ऐसे कर्मचारियों द्वारा जो समृद्ध थे, उस समय मुगल दरबार के समृद्ध कर्मचारी थे या समृद्ध मंत्री थे, इन लोगों के द्वारा एक नव समृद्ध वर्ग निर्मित हुआ जिसे राजिल कहा जाता है। देखिए, इन लोगों के द्वारा एक नव समृद्ध यानी मुगल पतन के बाद, मुगल पतन के बाद नव समृद्ध वर्ग का जन्म होता है। मुगल पतन के बाद नव समृद्ध वर्ग का क्या हुआ, जन्म हुआ, जिसे क्या कहते हैं, राजिल कहते हैं। अब देखिए, चूंकि ये जो नव समृद्ध वर्ग है यह वर्ग मुगल दरबार का उपभोग कर चुका है, एक राजशाही सत्ता का उपभोग कर चुका है, राजशाही जीवन जी चुका है, लेकिन यह बादशाह नहीं है। लेकिन बादशाहत की जो मनोकामना है इसके अंदर, बादशाह जैसा ठाट बाट दिखाने की जो मनोकामना है वो इसके मन में भरी हुई है। तो राजदरबार से अलग होने के बाद जब यह अपने घर पर आएगा तो वहां पर भी वह राजशाही ठाट बाट दिखाने की कोशिश करेगा। तो कहा जाता है कि जो उस समय उर्दू के लेखक थे या उर्दू लेखन की कला को जो लोग सीख रहे थे उन लोगों ने ऐसे नव समृद्ध वर्गों का क्या कर लिया, राजाश्रय ले लिया। ठीक, इस नव समृद्ध वर्ग का राजाश्रय उर्दू लेखकों ने क्या किया, लेना शुरू कर दिया, और इन्हीं नव समृद्ध वर्ग के अंतर्गत उर्दू को एक विकास का शुभ अवसर मुगल पतन के समय प्राप्त हुआ। और कहा जाता है इसी समय आपके दिल्ली में कई महान उर्दू के लेखक उभर कर आते हैं 18वीं सदी के मध्य चरण में, जिसमें आप सबसे महान लेखक के रूप में जानते हैं सिराजुद्दीन अली खान आरजू, जिसमें नाम आता है सिराजुद्दीन अली खान आरजू। सिराजुद्दीन अली खान आरजू। इसमें एक नाम और है जो एक बार पूछा गया है, एक तो सिराजुद्दीन अली खान आरजू है, दूसरे हैं सरफुद्दीन मजनून और जहीरुद्दीन हातिब। सरफुद्दीन मजनून और जहीरुद्दीन हातिब। जहीरुद्दीन ये तीन लेखकों का योगदान आता है। देखिए, सबसे पहले कौन आया, शाह वली। सबसे पहले शाह वली को हम रखेंगे, ठीक, उसके बाद इन लेखकों को रखेंगे, यानी वली दकनी के बाद आप शाह वली उल्लाह हो गए, जिनको आप वली दकनी कहते हैं। इन्होंने दक्षिण के उर्दू साहित्य को उत्तर भारत में लाया। कब लाया, 1700 ईस्वी में लाया।
इनके बाद जो उर्दू साहित्य के विकास में योगदान रहा वो इन 3 लेखकों का रहा, यानी सिराजुद्दीन अली खान आरजू, सरफुद्दीन मजनून और जहीरुद्दीन हातिम। ठीक है, इसके बाद इन लोगों ने उर्दू साहित्य को क्या किया, विकास दिया। ठीक, लेकिन अभी जो उर्दू साहित्य चल रहा है वो पद्य में है। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद का जो उर्दू साहित्य का विकास होगा वह होगा मिर्जा गालिब के द्वारा, और मिर्जा गालिब के पूर्ववर्ती लेखकों के द्वारा। अब हम देखिए, कहते हैं मिर्जा गालिब ने ही उर्दू को बहुमुखी विकास दिया। मिर्जा गालिब ने उर्दू को क्या किया, बहुमुखी विकास दिया मिर्जा गालिब ने। ठीक, लेकिन मिर्जा गालिब के पूर्व भी कुछ लेखक थे जो फेमस थे। मिर्जा गालिब के पहले, मिर्जा गालिब के पूर्व, मिर्जा गालिब के पूर्व, इनसे पहले कुछ लोग थे। जैसे देखिए, जिन 3 लेखकों का नाम लिया हमने वो काफी पहले के हैं, वो प्रारंभिक चरण के हैं। ठीक, और ये आपको माने 18वीं सदी के मध्य दशक के लोग हैं। इनको आप मिर्जा गालिब के पहले, क्योंकि मिर्जा गालिब का जो जन्म है, देखिए इनका मिर्जा गालिब का जन्म 1797 से 1869 है। ठीक, तो लगभग आपके माने मध्य दशक में इनका पूरा वर्चस्व था, 18वीं सदी के मध्य दशक में। इनके समकालीन या मिर्जा गालिब से पूर्व, मिर्जा गालिब से पूर्व के लेखकों में सबसे पहला जो लेखक आता है वो है मिर्जा मजहर। ठीक, ये वही मिर्जा मजहर है मित्रों जिन्होंने फारसी के आधार पर पहली बार उर्दू पद्य की रचना की। मिर्जा मजहर, जो पहला नाम इसमें आता है वो है मिर्जा मजहर का, मिर्जा मजहर। ये मिर्जा मजहर जो है ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने फारसी के आधार पर, फारसी के आधार पर उर्दू पद्य की रचना की। उर्दू पद्य, अभी तक जो उर्दू पद्य था वह पूरी तरह जो है क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित था। इन्होंने उर्दू पद्य पर जो है आधारित फारसी के आधार पर उर्दू पद्य का निर्माण किया। किसने, मिर्जा मजहर ने। इसके बाद 3 और लेखक हैं, एक है मीर तकी मीर, बहुत फेमस है, फिर है मिर्जा मोहम्मद सॉरी मिस हो रहा है, एक मीर तकी मीर हो गए और एक नहीं याद आ रहे हैं, और दूसरे हैं मिरदर्द। एक आपके हो गए मीर तकी मीर, और मिरदर्द का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक अभी थोड़ा सा मिस हो रहा है, अभी ध्यान आ जाएगा तो बताएं। ये 3 लेखक जो हैं ये आपके मिर्जा गालिब के पहले के हैं, इनको हम आप मिर्जा गालिब के पूर्व रखेंगे। ठीक, एक और है उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ ऐसे मिर्जा मोहम्मद करके हैं, मिर्जा मोहम्मद, हाँ मिर्जा मोहम्मद सफ़ी गौड़ा, मिर्जा मोहम्मद सफ़ी गौड़ा। ठीक, ये एक लेखक थे, यहां लिख दे रहे हैं हम, देख लीजिए आप, मिर्जा मोहम्मद सफ़ी गौड़ा। ये 4 लेखक हैं जो आपके मिर्जा मोहम्मद सफ़ी गौड़ा, इसका नाम है मिर्जा मोहम्मद सफ़ी गौड़ा। ठीक है, ये 4 लेखक हैं जो मिर्जा गालिब के पहले हैं जिन्होंने उर्दू साहित्य के विकास में योगदान दिया। ठीक है, इन्होंने उर्दू साहित्य में अपना अहम योगदान दिया। ठीक, मिर्जा मजहर, मीर तकी मीर और मीर दर्द और मिर्जा मोहम्मद सफ़ी गौड़ा, इन लोगों ने जो है अपना महान योगदान, कहा जाता है कि ये जो सफ़ी गौड़ा थे इन्होंने ही उर्दू कसीदा लिखने की परंपरा को जन्म दिया। उर्दू कसीदा जानते क्या होता है? कसीदा होता है कि जो प्रशंसनीय पद्य लिखे जाते हैं, प्रशंसनीय जो पद्य लिखे जाते हैं, यानी कहा जाता है कि राजा के माने राजा की तारीफ में जो प्रशंसनीय, राजा की तारीफ में जो पद्य लिखे जाते हैं,
ठीक, यानी इसको प्रशंसा युक्त कविता कह सकते हो। कसीदा क्या है उर्दू में? उर्दू में कसीदा है प्रशंसा युक्त कविता, ठीक है, यानी जो राजा की तारीफ में लिखे जाते हैं इसको आप कहते हैं प्रशंसा युक्त कविता। इस पद्धति को जन्म दिया था किसने? मिर्जा मोहम्मद शफी गौड़ा ने, इन्होंने शुरू किया था इस परंपरा को, ठीक है। अब जो हमारा फोकस होगा वो होगा किसके ऊपर? मिर्जा गालिब के ऊपर। तो आइए मिर्जा गालिब की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मिर्जा गालिब के बारे में भी एक दिन हमने क्लास लिया था मिर्जा गालिब के बारे में, 20 से 25 मिनट हो पाया था, लेकिन लाइट कटने की वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो आज जो है हम उससे थोड़ा सा आगे बात करेंगे, ठीक। और मिर्जा गालिब को आप जानते हैं कि बेहद शायराना अंदाज में ये बातें करते थे और इन्होंने ही उर्दू के चहुमुखी विकास का मतलब कि गद्य एवं पद्य के साथ साथ दीवान यानी कविता, ठीक, इसके बाद शेर, इसके बाद गज़ल, ये सारी चीज़ों को इन्होंने उर्दू के द्वारा इन सारी चीज़ों को क्या किया? निर्मित किया। और इस तरह कहा जाता है कि उर्दू को जनभाषा माने आम भाषा का रूप देने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो वो मिर्जा गालिब का रहा, ठीक। मिर्जा गालिब के, या आप कह सकते हैं मिर्जा गालिब में कुछ कुदरती ताकतें थी, या इनको कहिए कि कुछ ऐसा इनमें नेचुरल था जो इतना ज़्यादा इन्होंने अपने जीवन में उर्दू साहित्य के लिए किया, ठीक है। तो चलिए हम मिर्जा गालिब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक। मिर्जा गालिब के महान योगदान इतना ज़्यादा रहा उर्दू साहित्य को लेकर कि उर्दू माने खुद उनकी एक पंक्ति उनके योगदान को दर्शाती है, जिसमें कहा गया है कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कहा जाता है कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, यानी उनका आना भी हमारे खुदा की क्या है? कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम अपने घर को देखते हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम अपने घर को देखते हैं। तो ये बड़ी अच्छी गज़ल है, मैंने इनकी मिर्जा गालिब की बहुत सारी गज़लें हमको तो नहीं याद हैं, आप लोगों को याद होगी, ठीक है, लेकिन वास्तव में आपको अगर कुछ अच्छी गज़लें मिर्जा गालिब की याद हैं तो कहीं भी किसी भी कल्चरल प्रोग्राम में या कहीं भी किसी मंच को आप तरोताज़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप दो शब्द कहीं पर कह सके, कहीं पर कुछ बोल सके, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा मिर्जा गालिब के विषय में देखते हैं। उस दिन हमने मिर्जा गालिब के विषय में चर्चा किया था, लेकिन आज हम बहुत संक्षेप में चर्चा कर दे रहे हैं मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब, इनका जन्म हुआ था 1797 में। कहाँ पर? आगरा में। इनका जन्म कहाँ हुआ? आगरा में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु हुई थी 1869 दिल्ली। इनके पिता का क्या नाम है? एक देखिए, एक चीज आप लोग जानते रहिए, कहते हैं इनके बीका बेकन इनके दादा थे जो आए थे कहाँ से? फरगना से, यानी मध्य एशिया से इनका परिवार आया हुआ था जब मुगल सल्तनत का पतन हो रहा था, ठीक। इनके दादा जो थे वो पहली बार सेना में शामिल हुए थे। फिर इनके पिताजी यानी अब्दुल्ला खान बेग ये अलवर में अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए। वहाँ पर 4 वर्ष के थे मिर्ज़ा गालिब साहब, तभी दुर्भाग्य से इनके पिता अब्दुल्ला खान बेग की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इनको मजबूरी में आना पड़ा अपने चाचा नसरुल्ला खान बेग, जो आगरा में सेना में थे, घुड़सवार सेना में थे इनके चाचा नसरुल्ला खान बेग, वहाँ आना पड़ा, ठीक है। चूँकि लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बातें मैं बता चुका हूँ। कहते हैं जब चाचा के यहाँ आए आगरा में नसरुल्ला खान बेग के यहाँ, तो यहीं पर इनका पालन पोषण हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से जब ये 9 वर्ष के थे उसी समय इनके चाचा नसरुल्ला खान बेग की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जब नसरुल्ला खान बेग की मृत्यु हुई उस समय उर्दू फारसी का ज्ञान मिर्जा गालिब
अर्जित कर रहे थे, शिक्षित माने शिक्षा ले रहे थे उर्दू और फारसी और अरबी भाषा का। ठीक है, इनके गुरु हुआ करते थे अब्दुस समद। इनके जो गुरु थे उनका नाम था अब्दुस समद, जो थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ। इनके गुरु थे अब्दुस समद, इनके गुरु थे अब्दुस समद। कहा जाता है कि 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। ठीक है, उमराव बेगम से इनका विवाह हो गया, मिर्ज़ा गालिब का। और विवाह के उपरांत इन्होंने उर्दू भाषा के विकास और उर्दू साहित्य के विकास की तरफ अपनी रुचि को क्या किया, दर्शाना शुरू किया। यानी इनका जो रुचि था वो धीरे धीरे इसके बाद किधर होने लगा, उर्दू भाषा के विकास की तरफ। ठीक, और आप जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू का विकास करने में जो योगदान दिया वो किस रूप में दिया। देखिए, कहते हैं मिर्ज़ा गालिब पहले लेखक हैं, मिर्ज़ा गालिब पहले लेखक हैं जिन्होंने उर्दू को गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा। ठीक, इन्होंने उर्दू का उपयोग जो है वो गद्य और पद्य क्या किया, दोनों में किया। ठीक, इसके साथ साथ इन्होंने उर्दू का कशीदा भी लिखा, उर्दू का कशीदा लिखा, दीवान कविता संग्रह जिसे आप कहते हैं दीवान लिखा, गजल एवं शेर। यानी उर्दू को विविध रूप में इन्होंने क्या किया, व्यक्त करना शुरू किया। और कहा जाता है कि उर्दू को प्रेम की भाषा बनाने का जो श्रेय है वो गालिब को ही दिया जाता है। ठीक है, कहते हैं ना कि उर्दू की जो गजलें हैं, जो शेर हैं, वो प्रेम पर ही आधारित हैं। और प्रेम जो होता है, जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच का जो प्रेम है, उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए वो प्रेमी हो या प्रेमिका हो, कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब के गजलों और शेरों का ही वो सहारा लेता है। तो एक तरह से कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब ने ही इश्क को जन्म दिया, क्योंकि जो इश्क दो जोड़ों के बीच पनपता है वहां पर दोनों पेयर्स अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहीं न कहीं मिर्ज़ा गालिब की गज़लों और शेरों को आधार बनाना शुरू किया। इसलिए कहा जाता है कि इश्क जो है वो गालिब से ही क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, तो ये गालिब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा युवा पीढ़ी के लिए। और इस तरह कहा जाता है कि वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मोहब्बत जब पनपती है तो दोनों जो है इनकी गज़लों और शेरों का उपयोग करते हैं। तो एक तरह से इन्होंने इस गज़ल और शेर के माध्यम से उर्दू को आम जन की भाषा में क्या किया, कन्वर्ट किया, बदल दिया। कहा जाता है कि उत्तर भारत में उस समय चूंकि मुगल सल्तनत का पतन हो रहा था और उस समय मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह जफ़र। आप जानते हैं कि बड़े रंगीन मिजाज के हुआ करते थे मोहम्मद शाह जफ़र। जीनत महल जो उनकी सबसे नई बीवी थी, उनकी उम्र की आधे से भी कम थी जीनत महल। और कहा जाता है कि मोहम्मद शाह जफ़र स्वयं एक शौकीन व्यक्ति थे, दीवान नाम से लिखा करते थे कविताएं, जो है जफ़र नाम से कविताएं लिखते थे बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र के राज दरबार में उस समय मोहम्मद इब्राहिम जौका, देखिए कहते हैं कि बहादुर शाह जफ़र जो मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह माने जाते हैं, बहादुर शाह जफ़र ये स्वयं जफ़र नाम से उप कविता लिखते थे, जफ़र के नाम से कविता लिखते थे। ठीक, इन्हीं के दरबारी कवि थे उस समय, यानी दरबारी कवि थे इब्राहिम शाह जौका। इब्राहिम शाह जौका ये दरबारी कवि भी थे, दरबारी शिक्षक भी थे, दरबारी कवि भी थे और दरबारी शिक्षक भी थे।
दरबारी कवि और दरबारी शिक्षक दोनों थे। कौन? इब्राहिम शाह जौका। कहा जाता है कि राज दरबार में इनका बड़ा महत्व था, ये बड़े सम्मानित व्यक्ति थे इब्राहिम शाह जौका। लेकिन कहां पर? दरबार में। कहां पर? दरबार में। लेकिन कहते हैं दरबार के बाहर अगर कोई सबसे सम्मानित था तो वो थे मिर्जा गालिब। हालांकि मिर्जा गालिब को उस समय दरबारी कवि का दर्जा नहीं दिया गया था, जौका साहब को दर्जा प्राप्त था। लेकिन कहा जाता है कि राज दरबार में जितना महत्व इब्राहिम शाह जौका का था, लोगों के बीच इनसे कहीं ज्यादा महत्व किसका था? मिर्जा गालिब का था। कहा जाता है कि इसीलिए मोहम्मद शाह जफर ने मिर्जा गालिब को बुलाया था और मिर्जा गालिब से तैमूर का इतिहास लिखने को कहा था। मिर्जा गालिब से इन्होंने तैमूर का इतिहास लिखने को कहा। और कहा जाता है कि मिर्जा गालिब ने तैमूर का जो इतिहास लिखा था वह तैमूर से लेकर हुमायूं तक का इतिहास तो लिखा मिर्जा गालिब ने, लेकिन हुमायूं से लेकर बहादुर शाह जफर तक का इतिहास वो नहीं लिख पाए थे। तो जो इतिहास उन्होंने तैमूर से लेकर हुमायूं तक जो उन्होंने लिखा उसे कहते हैं मिहरे निमरुम। उस किताब का नाम है मिहरे निमरुम। ये पुस्तक का नाम है, ये किताब है इसमें तैमूर से लेकर हुमायूं तक का इतिहास है जिसको मिर्जा गालिब ने लिखा है। तैमूर से लेकर हुमायूं तक, ठीक, का इतिहास आपके मिर्जा गालिब साहब ने लिखा है। और गालिब को आप जानते हैं, गालिब ने अपनी जो पहली दीवान लिखी थी, जो पहली गज़ल लिखी थी वो 1841 में लिखी थी। पहली गज़ल या दीवान जो गालिब साहब ने लिखा था वो लिखा था 1841 में, ठीक, 1841 में। कहा जाता है कि मिर्जा गालिब की जीवनी कई लोगों ने लिखा और मिर्जा गालिब की जीवनी लिखने वालों में जो सबसे प्रशंसनीय, जो सबसे आप कह सकते हैं कि जो सबसे फेमस लेखक हैं उसमें नाम आता है अल्ताफ हुसैन हाली का। ठीक, मिर्जा गालिब की जीवनी को इन्होंने यादगार गालिब के नाम से लिखा था। ठीक, अल्ताफ हुसैन हाली, यानी देखिए मिर्जा गालिब की जीवनी किसने लिखा है? मिर्जा गालिब की जीवनी सबसे पहला लिखा है अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली, इन्होंने किस नाम से लिखा? यादगार गालिब, यादगार ए गालिब। ये जीवनी है किसकी? मिर्जा गालिब की, मिर्जा गालिब की जीवनी। इसके बाद हिंदी में लिखा था पवन कुमार ने। पवन कुमार ने भी मिर्जा गालिब की जीवनी लिखा है, इन्होंने भी मिर्जा गालिब की जीवनी लिखा है, पवन कुमार ने। और एक आपके हैं रॉल्फ रसेल, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है रॉल्फ रसेल ने अंग्रेजी में इनका जीवनी लिखा। तो ये 3 जीवनीकार हैं मिर्जा गालिब के। ठीक है, तो इस तरह मिर्जा गालिब ने कहीं न कहीं जो है अपनी कविताओं के माध्यम से, गद्य और पद्य में, दीवान के माध्यम से, शेर व शायरी के माध्यम से उर्दू को इन्होंने लोगों की जनभाषा के रूप में क्या किया? प्रचलित किया। और कहीं न कहीं आज भी इनका एक अहम योगदान हमारे साहित्य में बना हुआ है मिर्जा गालिब का। बाद में कहा जाता है कि ये बहादुर शाह जफर के दरबारी इतिहासकार बने, दरबारी कवि भी बने मिर्जा गालिब। लेकिन अंतिम चरण में मिर्जा गालिब काफ़ी परेशानी का सामना किए। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो मिर्जा गालिब ने वो खूनों की नदियां भी देखी है और अपने गज़ल के माध्यम से इन्होंने उस विभत्स स्वतंत्रता संग्राम का एक रूपांकन भी करने की कोशिश किया है। आप इनकी गज़लों को पढ़िएगा तो 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी रहे मिर्जा गालिब और इन्होंने उस चीज़ को दिखाने की कोशिश किया है। कुछ समय ये कलकत्ता में भी रहे। कलकत्ता में चूँकि इनकी पेंशन को बंद कर दिया ब्रिटिश सरकार ने,
तो अपनी पेंशन के लिए जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे ईरानी भाषा से परिचित हुए और उसका प्रभाव भी इनके लेखन में आपको दिखाई देगा, ईरानी भाषा का भी। तो ओवरऑल हम कहें तो मिर्ज़ा गालिब का जो उर्दू साहित्य में योगदान रहा वो अतुलनीय है। ठीक, गज़ल शेर व शायरी के विकास में जो इनका योगदान रहा वो आने वाली कई सल्तनत में जिंदा रहेगा और साहित्य जो है वो इनका ऋणी रहेगा इस बात के लिए। ठीक है मित्रों, तो क्लास को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो हुआ, लेकिन ओवरऑल कैसा रहा आप कमेंट के थ्रू बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। ठीक है, कम से कम आप लोग कमेंट करिए जाके कि क्लास कैसी लगी आपको, हमें भी पता चले कि क्या सुधार करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।